बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने देर रात देश के सबसे बड़े दो अखबार डेली स्टार और प्रथम के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की। इस हिंसा में एक हिंदू युवक को पीट पीट कर पहले पेड़ से लटकाया और फिर जलाकर मार दिया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट शिवाजी सरकार। शिवाजी सरकार जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला बहुत सवाल बहुत तो यही है कि आखिर ये बांग्लादेश में हो क्या रहा है? ये हिंसा जो है हो रही है, ये हिंसा कब रुकेगी? देखिए, बांग्लादेश की हिंसा जिस तरह से अब बढ़ रही है वो आसानी से लगता नहीं है रुकेगी, क्योंकि तमाम चीजों के बावजूद वो रुक नहीं रही है। हिंदुस्तान के ने अभी हाई कमिश्नर को उनको बुला के उनको काफी वार्निंग भी दी। जो डिमाश कहते हैं उसको, उस तरह से सारी चीजें कहा है। और जिस तरह से वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वैसे पहले भी होता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से ईस्ट पाकिस्तान बना है तब से हिंदुओं का वहां से पलायन लगातार चल रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार होता है। और आज भी वहां कोई हिंदू है तो आसानी से वो रह नहीं सकता, ये स्वाभाविक चीज हो गई है वहां। और ये एक चीज और भी हमें और भी सोचने की बात है। बार बार हम बात करते हैं कि हसीना के हटाने के बाद से जो चीजें हो रही हैं उसकी जो जो परेशानियां हो रही हैं और हम झेल रहे हैं उसके, ऐसा नहीं है कि उससे पहले भी हसीना के वक्त में भी हिंदुओं पर बिल्कुल कुछ होता नहीं था। उस वक्त भी हिंदुओं पे होता था, पर इतना ज्यादा नहीं होता था। कुछ कुछ छिटपुट घटनाएं होती रहती थी, मंदिरें तब भी टूटती थी, पूजा वगैरह का, दुर्गा पूजा वगैरह के होते थे तो वहां पे होते रहते थे, तमाम चीजें होती रहती थी, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, आज के हिसाब से आप कह सकते कम होता था। देखिए, इसके लिए एक चीज हमें और सोचना पड़ेगा। दो इसके दो एक और वजह हैं। एक वजह तो है कि शेख हसीना ने जिस तरह से अपने लोगों के साथ उनको डील करना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने। शेख हसीना भी कहीं ना किसी तरह से वो एक आप कह सकते हैं थोड़ी ऑथोरिटेरियन तरीके से काम कर रही थी। और जिसका जो यहाँ से मुझे नहीं पता हिंदुस्तान से उनको उस बारे में कुछ कहा गया कि नहीं किया गया। सामान्य रूप से वैसे नहीं कहा जाता, ऑफिशियली तो कभी कहा ही नहीं जाता ऐसी बातों पे। पर जो चीजें वो कर रही थी, अगर आप 2023 का जब वक्त था, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर का वक्त था, बार बार ऑपोजिशन डिमांड यही कर रहा था कि वहां पे जो है, जो पहले परंपरा एक रही है, इससे इस इलेक्शन से पहले की जो परंपरा रही है कि वो राष्ट्रपति के अधीन एक केयरटेकर गवर्नमेंट के तहत वो इलेक्शंस कराए जाते थे। शेख हसीना से उसको मना कर दिया, क्योंकि शेख हसीना को ये लग रहा था कि वो शायद इलेक्शन जो है वो जीत नहीं सकती हैं, इसलिए उन्होंने उस बात को नहीं माना। और वो जो पहले की जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से दो चुनाव बीएनपी ने जीता था, दो चुनाव अवामी लीग ने जीता था। पर इस बार जो है, शेख हसीना ने जब इसको मना किया तो देश में काफी वहां पे रोष हुआ। और उसके बाद विरोध भी हुआ, कई तरह की बातें हुई। अपोजिशन ने बार बार कहा कि ये जिस तरह से जो चुनाव होता है वो उनको मान्य नहीं है, और उन्होंने उसको बॉयकॉट किया। और जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग थी वो भी अगर आप देखें तो बहुत कम रहा है, लोगों ने भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। कुल 28% की पोलिंग हुई थी। तो इन सारी चीजों में जब चुनाव इस तरह से हुए तो लोगों में रोष व्याप्त रहा। और उसके साथ साथ अवामी लीग ने या उसकी सरकार ने जिस तरह से लोगों को कई जगह दमन करे, तो उसका भी रिएक्शंस होते रहे। और उसके बाद जो 5 अगस्त को जो घटनाएं घटी वो निश्चय ही बहुत ही दुखद थी। और ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात उसमें यह है कि हिंदुस्तान ने हसीना को कोई इस बारे में पहले से शायद बताया नहीं, या बताया तो उन्होंने ख्याल नहीं किया उस पर, उस पर गौर नहीं किया। तो उसके बाद जिस तरह से उनको 1 घंटे के अंदर ढाका छोड़ के वहां आना पड़ा, वो हिंदुस्तान की अगर मदद नहीं होती तो वो नहीं कर सकते थे। ये भी एक फैक्ट है। पर ये जो सारी चीजें शेख हसीना ने की उसके वजह से भी वहां माहौल बिगड़ता गया। जी। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस तरह से जब कोई जैसे
उस्मान की मौत हुई है, उसके बाद जिस तरह से हिंसा भड़की है, तो क्या देश में किसी तरह की व्यवस्था नाम की चीज नहीं है कि भीड़ ही सब कुछ डिसाइड करती है और प्रशासन जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है या बेचारगी की स्थिति में रहता है? क्योंकि पहले प्रदर्शन हुआ, पहले उसके बाद हिंसा की जाती है, फिर एक हिंदू लड़के को मारा पीटा जाता है, फिर उसे पेड़ से लटका के उसे जला दिया जाता है। ये घटना 1 मिनट में तो नहीं हो गई होगी। तो शासन व्यवस्था देखो, किस तरह की है बांग्लादेश में कि इतनी हिंसा हो रही है? और मीडिया हाउसेस जो हैं उनको भी उनके ऑफिसेज में घुस के तोड़फोड़ की जा रही है। तो जिस तरह की अराजकता का पूरा माहौल है, इससे ये लगता तो नहीं है कि शासन व्यवस्था जो है वो कारगर तरीके से काम कर रही है। बेशक आपका कहना सही है कि शासन व्यवस्था जो मोहम्मद यूनुस की है वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। इसमें एक चीज और भी है, मोहम्मद यूनुस को जो है सभी जो वर्ग हैं वहां के सारे लोग हैं उनका समर्थन भी नहीं प्राप्त है। वो बड़ जो है लोगों के साथ संवाद कर नहीं पाते। मोहम्मद यूनुस वैसे भी जो है बहुत जनप्रिय रहे नहीं है, लोकप्रिय वो नहीं थे। और वो जिस तरह से इस घटना के दौरान वो आए और उन्होंने सत्ता को संभाला, उसके ऊपर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह पहले से लगे हुए थे। और उसके बाद वो जब से आए हैं वो एक सांप्रदायिक ताकतों के साथ रहे हैं, रजाकारों के साथ रहे हैं, ऐसे ताकतों के साथ रहे हैं जो कि प्रो पाकिस्तान है। और ये इन सारी चीजों के साथ साथ जो है वहाँ की जो सामान्य जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ती रही। और वो जिस तरह से वो बिगड़ती रही, जो मोहम्मद यूनुस का ऐसा लगता है कि उनकी जो सरकार है या तंत्र है उस पर भी ज्यादा कुछ बहुत कुछ उनका कंट्रोल है नहीं। वहां पर देखिए, अगर आप ख्याल करें, हसीना का जब घटना घटी थी उस वक्त आर्मी ने और आर्मी चीफ ने जिस तरह से सूझबूझ से उसको टैकल किया था, इसके वजह से तमाम चीजों के बावजूद जो है वो चीजें बांग्लादेश में वहां पर किसी ना किसी तरह से उस वक्त के लिए कंट्रोल हो गई थी। पर उसके बाद से जब से हसीना मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है और उनके सरकार के साथ जो उनके एडवाइजर्स अपॉइंट हुए हैं और ये सारे लोग हुए हैं, वो कोई भी जो है जो आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस के मामले में उनको लगता है कि या तो एक्सपीरियंस है नहीं या उनको में ये कुवत नहीं है कि सारे लोगों को साथ लेके चल सके। और एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पहलू हैं उन पर उनका कोई लगता नहीं है कि किसी तरह का भी या तो उनकी से नहीं है या उनकी शाख जो है वो क्वेश्चन में है। तो शायद लोग उनका साथ वहां दे नहीं रहे हैं। और इसलिए आज जिस तरह से सारी चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं एक चीज और भी है देखिए। एक तो ये है कि उनके जो पूरी उसमें उनका कंट्रोल नहीं है। दूसरा चीज एक और है, जिस तरह से प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स इस सरकार में बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है और उनका सीधा टारगेट होता है किसी ना किसी तरह से हिंदुओं पर होता है। जो घटनाएं आज घटी है उसके कोई मतलब नहीं था। जिस तरह से सारा जो विवत्स तरीके से नारकीय तरीके से जिस तरह से इन लोगों के साथ व्यवहार किया गया वो बहुत दुखद भी है और चिंताजनक भी है कि अगर इस तरह से होता रहे और भारत के बिल्कुल करीब में, क्योंकि बांग्लादेश का कोई भी हिस्सा शायद ही ऐसा हो जो भारत के बॉर्डर से 200 सवा 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो, ज्यादा से ज्यादा 250 किलोमीटर ऐसा ही है एक तरफ से अगर आप ले लें। तो ये जो बांग्लादेश जहां चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, बांग्लादेश की घटनाएं निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। और वहां अगर इस तरह की सांप्रदायिकता बढ़ती है तो उसका सबसे पहला असर जो है जो बॉर्डर के जो स्टेट्स है, खास करके पश्चिम बंगाल असम, यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन, बांग्लादेश का बॉर्डर जैसा भी है कि वो पोरस ही है। जो पूरे पूरे कहते हैं कि उसमें फेंसिंग कर दीजिए वो कर दीजिए, पर वहां पे इतनी तरह की नदियां हैं, नहरें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि कंप्लीट जो फेंसिंग है वो कभी हो नहीं सकता। और ना कंप्लीटली कभी किसी को कोई रोक सकता है। नदियों को क्रॉस करके लोग चले आते हैं, यहाँ तक कि कलकत्ता से सिर्फ अगर 40-50 किलोमीटर दूर पे जाए वहां भी अगर आप देखें, लोग कई बार साइकिल से जो बॉर्डर पे आ जाते हैं फिर नाव से क्रॉस करके चले आते हैं या साइकिल से ही चले आते हैं। कई बार ये रोज का आना जाना वहां लगातार सालों से चलता रहा और इसको रोक पाना किसी भी सरकार के बस में नहीं रहा है।
बिल्कुल, भारत के लिए ये चिंता की बात हो सकती है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, लेकिन जब मोहम्मद यूनिस जो हैं वो बांग्लादेश की सत्ता जब उन्होंने संभाली थी, तो क्योंकि ये माना जा रहा था कि इंटेलेक्ट किस्म के इंसान हैं, तो ये एक पॉजिटिव रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लेकिन जिस तरह से आए दिन वहां हिंसा होती है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग की जाती है बांग्लादेश में, मॉब जो है वही ऐसा लगता है कि उसी के हाथ में सब कुछ है। तो ये भारत के लिए तो दूर की बात है कि खुद बांग्लादेश के लिए एक बुरी स्थिति नहीं है कि विदेश में उनकी जो स्थिति है, उनकी जो साख है, वो धूमिल हो रही है। नहीं, बेशक हो रही है। देखिए, मोहम्मद यूनुस जो है, एक चीज जान लीजिए आप, मोहम्मद यूनुस के जिस तरह का भी है, उन्होंने एक और जरूर क्रिएट किया हुआ था। पर उसके बाद जो है, ग्रामीण बैंक को लेके सालों पहले उनके खिलाफ मुकदमे चले थे, और उन्होंने उसमें भी कई तरह की गड़बड़ियां की थी। तो मोहम्मद यूनुस के, मुझे लगता है कि 12 फीसद पर्सनालिटी है वो। बाहर से दिखता है कि बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और बड़े वो अच्छे काम कर रहे हैं, किंतु बाकी जिस तरह के उनके रिपोर्ट्स आए हैं, वो बांग्लादेश के किसी भी सरकार के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ये जरूर है कि अवामी लीग के साथ तो बिल्कुल ही नहीं रहे हैं, बीएनपी के साथ भी जो है उनके जो रिलेशंस रहे वो सो रहे हैं। और इस वक्त बीएनपी जो है, अगर आप देखें, क्योंकि एक तो शेख बेगम जिया, वो खुद इतनी बीमार है और उनको शायद वो लंदन ले जा रहे हैं और इस तरह की चीजें हैं, तो बीएनपी जो है इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। और 12 फरवरी का जो चुनाव हो रहा है, उन्होंने जो कहा है, उसके लिए अब जो तैयारियां हो रही है, उसमें खास करके जो है कोशिश सबकी यही है, वहां के जितने भी लोग सरकार में हैं, कि अवामी लीग तो किसी तरह से पावर में आए ही नहीं, और बीएनपी जो है वो भी ना आ पाए, और मोहम्मद यूनुस की सत्ता जो है किसी ना किसी तरह से चलती रहे ये। और इसमें खास करके अगर आप देखें, जिस तरह की चीजें है, कई कहा गया है जब घटनाएं घटी, तो और शेख हसीना ने खुद भी कहा है कि कुछ पश्चिमी ताकतें जो हैं वो इन सारी चीजों को उकसाने पे लगी हुई हैं, और उनकी कोशिश ये है कि बांग्लादेश में जो है एक ऐसा वातावरण रहे कि जो बहुत स्टेबल ना रहे, और उसमें वो सारी चीजें करने की कोशिश में, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, उनका टारगेट हिंदुस्तान है। और उसके लिए जितनी तरह की चीजें बांग्लादेश में हो रही है, बांग्लादेश के जो अंदरूनी हालात है, वो भी जिस तरह से जिनके कब्जे में है इस वक्त सरकार, उनके हाथ से निकलता जा रहा है, ये निश्चित रूप से ही बहुत ही दुखद है, और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा कंसर्न है जिसका किसी भी तरह से टैकल कर पाना मुश्किल है। और एक चीज इसके साथ साथ हम और भी देख रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तान के से जुड़े ताकतें हैं, चाहे जमात हो, जमात इस्लाम हो, या रजाकार के ग्रुप्स हो, ये सारे जो हैं वहां बहुत ज्यादा उग्र रूप से समाज के अंदर भी बिहेव कर रहे हैं। वहां पे जिस तरह की चीजें इस वक्त हो रही है, वहां पे कोई भी जो सामान्य न्यूट्रल लोग हैं, उनके लिए वहां रहना मुश्किल हो रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही हो रहा है, वहां पे किसी भी कोई भी ऐसा आदमी जो सरकार के साथ नहीं है, सरकार की जो गड़बड़ियां कर रहे हैं उसके साथ नहीं है, उनके साथ उनका जीना काफी मुश्किल हो रहा है। और वो बांग्लादेश में मैं समझता हूँ कि कई बाकी सारी चीजों के साथ साथ जो प्रथम आलो और डेली स्टार, वो एक ही ग्रुप है अखबार का, उसपे जिस तरह से कल अटैक किया गया, क्योंकि ये माना जाता है कहीं ना कहीं, एक फीलिंग है कि प्रथम आलो और डेली स्टार जो है अवामी लीग के साथ रहा है, कहीं एक इस तरह का फीलिंग है। पर वैसे अगर देखें तो प्रथम आलो और डेली स्टार जो है बहुत पॉपुलर डेलीज रहे हैं, और उनके जो रिपोर्ट्स और कवरेजेस हैं उस पे काफी इंटरनेशनली भी लोग उसको देखते रहते। जब घटना की घटनाएं घटी तब भी प्रथम आलो और डेली स्टार को ही लोग देखा करते थे। तो इन सारी चीजों के वजह से, मतलब अगर किसी अखबार को भी, देखिए अखबार में नॉर्मली डेली स्टार और प्रथम आलो जो है नॉर्मली ऑब्जेक्टिव खबरों के लिए जाना जाता है। हो सकता है थोड़ा बहुत टिल्ट कहीं ना कहीं, सारे अखबारों को कोई ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल टिल्ट नहीं होता है। पर जिस तरह से इस वक्त ये सारी चीजें हो रही, वहां पे कोशिश ये भी है कि जो कुछ भी इस सरकार में गड़बड़ियां हो रही है, उसके बारे में कोई कोई बात ना करे। जो लिंचिंग हो रही है उसके बारे में कोई खबर ना छापे, इस तरह की चीजें। और ये काफी वहां के जो अंदरूनी हालात है,
जितना हमें मालूम पड़ रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। और उसको कैसे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हिंदुस्तान के भी काफी लोग वहां एक वक्त थे, वहां जो इन सारी चीजों पे नजर रखते थे। पर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है उसको भी एक सदमा ही लगा जब अचानक बेगम हसीना के साथ ये सारी घटनाएं हुई 5 अगस्त को। इस तरह से सारे लोग आ गए और पूरे सड़कों पे पूरा हुजूम छा गया। तो इसमें साथ एक चीज मैं समझता हूँ, हिंदुस्तान को एक चीज और करने की जरूरत है। हिंदुस्तान ने बहुत सारी चीजें अच्छी की है, पर हिंदुस्तान में एक चीज जो नहीं किया, जो इसको करने की जरूरत है, वो है कि हिंदुस्तान को एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी बनाने की जरूरत है। देखिए बीबीसी जो एज ए न्यूज एजेंसी काम करती है, वो उसके साथ साथ वो ब्रिटिश इंटरेस्ट का जो है उसका भी ख्याल रखती है, और उन चीजों को ब्रिटिश सरकार जो है उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उस तरह से वो न्यूज डिसमिनेशन भी करते हैं। तो इस तरह के जो है, खास करके जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, चाहे आप म्यांमार ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, या आपके नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी जो जगह हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान को कई तरह से काम करना चाहिए। और एक फ्री न्यूज एजेंसी अगर होता है तो वो किसी भी मुल्क के लिए एसेट होता है, उसकी कोशिश करनी चाहिए। और अभी जो चीजें चल रही हैं, आपका नेचुरल प्रश्न होगा कि आखिर इसका क्या होगा सबब। देखिए सबब अभी क्या होगा कहना मुश्किल है। अभी चुनाव जो है वो 12 फरवरी को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर भी लोगों को जो है शक है अभी, कि उन्होंने अनाउंस तो किया है, पर जरूरी नहीं है कि 12 फरवरी को जो है चुनाव हो ही जाए। और चुनाव अगर होता भी है, जिस तरह के वहां के हालात है, निष्पक्ष होगा वो वोटिंग या नहीं, ये भी वह कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा का माहौल है, तो ये उम्मीद करना कि वहां पे चुनाव जो है वो अगर हुए तो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएंगे, इसमें शक ही है। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।